सीएसके वर्सेस एमआई और इस बार मुंबई इंडियंस की टीम तो कंप्लीटली एक्सपोज्ड हो चुकी है और पूरी तरह से सच्चाई सामने आ चुकी है कि मुंबई इंडियंस ने कुछ साल पहले जो डिसीजन लिया था उसका नतीजा उनके लिए क्या हुआ और जो मुंबई इंडियंस की बनी बनाई टीम थी वो पूरी तरह से बिखर गई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलती हुई मुंबई इंडियंस की टीम उससे पहले और उसके बाद दोनों एरा देख लीजिए। मुंबई इंडियंस के अब तक 3 एरा आपने आईपीएल में देखे हैं कि रोहित शर्मा से पहले मुंबई इंडियंस की हालत क्या रहती थी आईपीएल में। रोहित शर्मा ने जब तक कप्तानी की 5 आईपीएल की ट्रॉफी जिताई और मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस क्या रही और उसके बाद से इस मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस क्या रह रही है वो आप सब देख रहे हैं। और एक्चुअल में मुंबई इंडियंस यहां से क्या करे शायद उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब थूक के खुद तो चाट नहीं सकते। जब हार्दिक पांड्या को आपने कप्तान बना दिया तो उनको दोबारा से स्ट्रेट अवे कप्तानी से तो नहीं हटाया जा सकता, आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। कम से कम इस सीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। और हार्दिक पांड्या प्लेयर ऐसा है जिसको आप किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जैसा प्लेयर आपको दूसरा मिलेगा नहीं। इंडियन क्रिकेट में तो बहुत ही रेयर प्लेयर है, इवन दुनिया की क्रिकेट में भी आप देखो तो बहुत कम प्लेयर हार्दिक पांड्या के स्किल सेट को मैच कर सकते हैं। अगर किसी प्लेयर के पास अच्छा स्किल सेट है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा लीडर भी साबित होगा, अच्छा कप्तान भी साबित होगा। ये बात हार्दिक पांड्या के साथ यहां पर कम से कम आप देख सकते हैं। इवन जब वो जीटी की टीम में गए थे वहां पर उन्होंने अच्छी कप्तानी की, ट्रॉफी भी जिता दी, बट इस टीम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है जिस वजह से हार्दिक पांड्या जो है वो एज ए कैप्टन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बट मेनली मैं क्या देखता हूं कि डिसीजंस आपके ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड जिस तरह के हो रहे हैं वो क्वेश्चनेबल तो हैं। जिस तरह से पूरे सीजन ये टीम खेली है, कॉम्बिनेशंस बहुत हद तक चेंज होते रहे, आपकी टीम में वो कंसिस्टेंसी दिखी नहीं है जो एक टीम में दिखनी चाहिए। अब यहां से क्या करेंगे? हार्दिक पांड्या को हटा दें, रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया जाए? बहुत सारे फैंस ये सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए इसको एड्रेस करना भी जरूरी है। मेरे हिसाब से अब यह है कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या के साथ ही कंटिन्यू करे, सीजन जैसा भी जाए, नतीजा जो भी हो, कोशिश यही करें कि लास्ट फिनिश ना करें, 10वीं पोजीशन पर ना आए, 8 में 9 में 10 में जो भी है। अब नतीजा तो आप सब देख ही रहे हैं जिस तरह से टीम खेल रही है यहां से। और पॉइंट्स टेबल में भी हालत ऐसी है कि आपने 8 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, 4 पॉइंट आपके पास हैं, 6 मैचेस बचे हैं। अगर सारे आप जीत लेते हैं तो 12 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, तो मतलब टोटल आप 16 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। और 16 पे क्वालिफिकेशन गारंटेड है या नहीं ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। ये डिपेंड करेगा कि बाकी टीमें कहां किस पोजीशन तक पहुंचती हैं, उसके हिसाब से अगर देखें। बाकी अगर कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं तो क्या इस मैनेजमेंट पर भी सवाल उठने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ है मुंबई इंडियंस की टीम का, उनका क्या इनपुट रहता है, क्या प्लानिंग रहती है। एग्जीक्यूशन का पार्ट तो आप प्लेयर्स पे, कप्तान पे और इन सब चीजों पे डाल सकते हैं, बट प्लानिंग वाला पार्ट भी मुझे काफी हद तक ऐसा लगा कि टीम वहां पर कोई खास प्लानिंग के साथ आई नहीं थी। बाकी अब मुंबई इंडियंस यहां से प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस कर सकती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत बेटरमेंट, जो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वो क्या हो सकता है। तो पहली चीज ये है कि रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। उसमें रियान रिकल्टन ने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई, उनके साथ आप रोहित शर्मा को ही ओपन कराएं। हालांकि बिल जैक्स ने काफी इंपैक्टफुल स्टार्ट दिया था, बट रोहित शर्मा को आप ओपन की जगह किसी और पोजीशन पे नहीं खिलाएंगे, तो अगर वो आ रहे हैं तो ओपन ही करेंगे। विल जैक्स को आप नंबर 3 खिलाएं। बेसिकली मुंबई इंडियंस की ओपनिंग में शुरुआत तो मिल रही थी, लेकिन 3 नंबर पे आके बल्लेबाज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। जब तक तिलक वर्मा खेल रहे थे उन्होंने भी नहीं किया, इवन नमन धीर ने आके कुछ रन बनाए बट उस इंपैक्ट के साथ नहीं बनाए। अभी बिल जैक्स ने जो पिछले मैच में जितनी इंपैक्टफुल पारी खेली उसी वजह से वो 240 का टोटल भी बना था। हालांकि दूसरी तरफ रियान रिकल्टन ने भी अच्छा पेस किया अपनी पारी को, अच्छे इंटेंट और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले। तो पहले 3 प्लेयर आप देखिए जिन टीमों में अच्छे हैं, सॉलिड हैं, साथ में डिस्ट्रक्टिव भी हैं, तो उसका इंपैक्ट बहुत पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आपको मोमेंटम मिलता है आपके थोड़े स्लो वाले प्लेयर भी होते हैं, वो भी गेम में आ जाते हैं और तेजी से रन बनाते हैं। तो 3 पर आप बिल जैक्स को रखिए, 4 पर नमन धीर को रखिए, 5 पर हार्दिक पांड्या खुद हैं, 6 पर तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव को इस बीच में आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, भले ही वो इंडिया के T20 के कप्तान है, मुंबई इंडियंस की साख भी दांव पे लगी हुई है और ऐसे में चॉइस यही है कि आप या तो खिला लीजिए, उन पर भरोसा कर लीजिए कि इतने मैचेस हारे हैं, एक और हार जाएंगे तो क्या, या तो आप उन प्लेयर्स को खिलाइए जो करंटली इन फॉर्म है। और उन सारे प्लेयर्स में अगर आप देखें तो फिर सूर्य कुमार यादव की जगह यहां बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो नंबर 6 तक मैंने कहा कि तिलक वर्मा आ गए, उसके बाद नंबर 7 की पोजीशन आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करनी पड़ेगी। आप यहां पर इंपैक्ट प्लेयर को आप थोड़ा स्मार्टली इस्तेमाल करिए। वैसे आप कॉर्विन बोस को रखिए, लेकिन अगर इन केस आपको जरूरत पड़े तो यहां पर आप रदरफोर्ड को भी खिलाइए। विल जैक्स, रदरफोर्ड आज की डेट में दोनों इन फॉर्म है, दोनों एक साथ इस टीम में खेल सकते हैं। उससे होगा यह कि आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वहां पर आपके पास सॉलिड बैट्समैन रहेगा। नीचे इनके पास बैट्समैन तो हो रहे थे बट शायद वैसा सॉलिड डिस्ट्रक्टिव उस तरह का प्लेयर इनके पास नहीं रह जा रहा था। वो भी एक गेम का एस्पेक्ट है, थोड़ा बहुत फर्क जरूर डालेगा कम से कम अगर आप देखो इस टीम के ऊपर। तो रदरफोर्ड या कॉर्बिन बोस में से एक आप चुन लीजिए। उसके बाद शार्दुल या
क्रिस भगत में से आपको एक चुनना पड़ेगा। अब शार्दुल को काफ़ी खिला भी लिया है, पिछले मैच में भी कहानी हो गई, और अब क्रिस भगत ने उतनी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी या बल्लेबाजी तो नहीं की है, बट मुंबई इंडियंस उनको जिस भरोसे के साथ लेके आई थी तो भरोसा और दिखाना चाहिए। अगर प्लेयर में दम है और उन्होंने स्काउट किया है, उनको लगता है कि ये प्लेयर अच्छा खेल सकता है, तभी तो उस प्लेयर को कई प्लेयरों के ऊपर जाके डेब्यू करा दिया है। इस टीम में राज बावा भी वेट कर रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी कर सकते हैं। शायद गेंदबाजी में थोड़ा बहुत सवाल हो सकता है, कितनी गेंदबाजी वो कर लेंगे। उसके बाद 9 नंबर पर अला गजनफर, और इस टीम में अगर बॉलिंग में जाओगे ना, सबसे बेटर परफॉर्मेंस जो है वो अला गजनफर की तरफ से देखने को मिली है। उसके बाद 10 जसप्रीत बुमराह, 2 यंगस्टर अश्विनी कुमार, पिछले मैच में जरूर पिटाई हो गई थी, बट आई थिंक अभी ओवरऑल देखो ना तो उन्होंने ठीक ठाक काम करके दिया है। और 11 नंबर पर मोहम्मद इजहार को खिला लीजिए, ये सही वक्त आ गया है। बाकी जितने भी प्लेयर थे आप ट्राई आउट कर चुके हैं। मोहम्मद इजहार के पास काबिलियत है नई गेंद करने की भी, मिडिल ओवर्स में उनके पास स्लोअर बंस, वेरिएशंस, वो यॉर्कर वगैरह जो चाहिए आपको डेथ ओवर्स में, जो आपके गेंदबाजों की पिटाई होती है, तो ऐसा गेंदबाज है जो किसी भी सिचुएशन में आके गेंदबाजी कर सकता है। जैसे आप साकिब हुसैन को देख रहे हैं, वो एसआरएच की टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर मोहम्मद इजहार को मौका मिलेगा वो भी उसी तरह की परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। तो ये चेंजेस तो चाहिए। इन केस आपको एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए तो माइट भी आप रघु शर्मा को खिला सकते हैं, जिनको अभी तक आपने ट्राई नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ सीएसके की कहानी भी कुछ ऐसी है। सीएसके की टीम भी अभी तक 3 मैचेस जीती है, 6 पॉइंट हैं 8 मैचेस में से। अब 6 बचे हुए हैं, 6 के 6 जीतेंगे तो फिर इनके लिए थोड़ा सा इजी होगा। लेकिन मुंबई और चेन्नई में अंतर कितना है? 1 मैच का अंतर है मेरे हिसाब से। अगर मुंबई ने ये मैच जीत लिया और चेन्नई को हरा दिया तो दोनों ऑलमोस्ट सेम पेज पे खड़ी होंगी इस मैच के बाद। तो चेन्नई को भी कुछ चीज़ें फिक्स करनी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ऋतुराज गायकवाड़, पिछले मैच में रन तो बने बट वो टेस्ट मैच के अंदाज में पारी स्टार्ट हुई थी, बाद में जाके फिनिश भी उतना अच्छा नहीं हुआ। मेरे हिसाब से फिनिशिंग और बेटर हो सकती थी। तो बेसिकली आप इनकी ओपनिंग देखो, उस तरह के इंपैक्टफुल स्टार्ट नहीं दे पाई है। संजू सैमसन रन बना रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन के रन भी शुरू में थोड़े स्लो होते हैं। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ भी वो इंपैक्ट नहीं दे रहे हैं। तो सबसे कम स्ट्राइक रेट या सबसे कम इंपैक्ट अगर किसी ओपनिंग प्लेयर ने इस आईपीएल में डाला है तो वो संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी है। इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। संजू सैमसन को आप एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ आप लेके आइए उर्विल पटेल को, क्योंकि उर्विल पटेल इस संबंध जिनको पिछले सीजन भी कुछ मौके मिले थे, धमाकेदार पारियां उन्होंने एट द टॉप खेल के दिखाई थी, और मुझे समझ नहीं आया कि पिछले मैच में उनको नंबर 3 क्यों खिलाया गया। क्योंकि जब तक आयुष मात्रे थे उन्होंने तो मांगी थी नंबर 3 की पोजीशन की, मुझे नंबर 3 चाहिए, इस वजह से ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो ओपन करने के लिए चले गए। अदरवाइज ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर ज्यादा कंफर्टेबल हैं, और उनके जैसा प्लेयर नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा गेम चलाना भी आता है, और पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स में अगर आपकी बल्लेबाजी आती है तो फिर उनको ज्यादा सूट करता है। गेम चला भी सकते हैं, चौके छक्के भी लगा सकते हैं, एक्सेलरेट अच्छा करते हैं। शुरू में अगर आप स्लो खेल जाएं आज की मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में, उससे आपकी टीम का काफी नुकसान हो जाता है। फिर शिवम दुबे की बेस्ट यूटिलिटी, जो मैं लगातार कहता रहता हूं कि भाई साहब जैसे ही स्पिनर आए, हालांकि स्पिनर कम आ रहे हैं इस आईपीएल में, ये भी मजे की बात है, ज्यादातर फास्ट बॉलर्स ही गेंदबाजी कर रहे हैं, तो शिवम दुबे को आप 4 नंबर पर भेज दीजिए। एक टैक्टिकल भी है कि आपके पास लेफ्ट हैंडर आ गया, क्योंकि कोई लेफ्ट हैंडर है ही नहीं इस टीम में। एक शिवम दुबे हैं, दूसरा बाहर बैठे हुए हैं, अभी उनको मौका नहीं मिल रहा है। प्रशांत वीर की बात मैं कर रहा हूं, तो शिवम दुबे का इस्तेमाल करिए। उनको सजा के बिठा के क्यों बैठे रह रहे हैं? जो आपके पास आपके तर्कस में बेस्ट तीर हैं आप उनको चला दीजिए। मेरे हिसाब से शिवम दुबे को वेट कराना इनके लिए बनता नहीं है। अब सरफराज खान को आपको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया है ना कि ज्यादा नीचे आप सरफराज खान को बल्लेबाजी करा नहीं सकते। अगर ज्यादा नीचे आपको बल्लेबाजी करानी है तो फिर आपको दूसरे तरह के प्लेयर्स चाहिए जो डाउन द ग्राउंड जाके चौके छक्के लगाने की काबिलियत रखते हो। 5 नंबर तो डिवाल्ड ब्रेविस ही रहेंगे। नंबर 6 पर एक और प्लेयर है इनके पास जो फिनिशर का काम कर सकता है, जिसके पास पावर है, हाइट है, रीच है, लॉन्ग लीवर, अमान खान। गेंदबाजी भी कर सकते हैं, और इस बार डोमेस्टिक में उन्होंने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी भी की थी। पौंडीचेरी टी20 लीग में विकेट्स भी निकाल रहे थे, वहाँ भी रन बनाए उन्होंने, और छक्के लगाने में माहिर हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। रीज़न इज कि लोअर मिडिल ऑर्डर में इनके पास वो पावरफुल प्लेयर्स थोड़े से मिसिंग नज़र आ रहे थे, जो इस सीज़न आपने देखा है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। उसके बाद 7 नंबर MS धोनी जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली वो उनकी जगह रहेगी। 8 नंबर पर जेमी ओबर्टन। अब ये भी हो सकता है क्योंकि MS धोनी बहुत बार ऐसा भी करते हैं कि कोई और बैट्समैन को ऊपर भेज देते हैं, वो खुद 8 नंबर पर आते हैं। पिछले मैच में जेमी ओबर्टन जो है वो नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि शायद उनके लिए थोड़ा सा 1 नंबर ऊपर है। 8 नंबर उनके लिए आइडल पोजीशन है, तो 8 नंबर वो बैटिंग करने चाहिए। बट इन टोटल जो है वो ये 8 बैट्समैन इनके होने चाहिए अभी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। फिर बॉलिंग में आ जाओ तो जेमी ओबर्टन एक गेंदबाज हो ही गए, अमान खान भी गेंदबाजी कर सकते हैं और शिवम दुबे भी गेंदबाजी कर सकते हैं।
एक आधा ओवर जरूरत पड़ने पर सिचुएशन के हिसाब से आप निकाल ही सकते हैं, ट्राई आउट कर सकते हैं। अकील हुसैन के आने से इस टीम के बैलेंस पर काफ़ी फर्क पड़ा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से नई गेंद से भी गेंदबाजी की है, मिडिल ओवर्स में भी एक मैच भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पर ही जिता दिया था। उसके बाद फिर इंडियन फास्ट बॉलर्स अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, दोनों ने अच्छा किया। अंशुल तो लीडिंग विकेट टेकर की लिस्ट में भी बने हुए हैं, मुकेश चौधरी का भी पिछला मैच बहुत शानदार था। उसके अलावा जो आखिरी प्लेयर है, चौथा फॉरेन प्लेयर आपको खिलाना है तो आप नूर अहमद को खिला सकते हैं, बट नूर को उतनी सक्सेस मिली नहीं है। तो आकाश मडवाल को भी इन्होंने अभी अभी अपने स्क्वाड में शामिल किया है, तो क्या उनको मौका दिया जा सकता है? क्योंकि इस संबंध जो T20 का आइडिया जिसको ज़्यादा है, जो वन चेंज आके आपके लिए 5वां 6वां ओवर आके डाल सकता है पावर प्ले में, फिर डेथ में भी जो एक थोड़ा सा कमजोर पहलू CSK की टीम का रहा है इस IPL में, उसको भी एड्रेस कर सकता है कहीं ना कहीं। तो कॉम्बिनेशन CSK की टीम को भी चेंज करना पड़ेगा। उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे तो नतीजे वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। रही बात दोनों टीमों के कंपैरिजन की, तो दोनों टीमें मेरे हिसाब से सेम नाव में सवार हैं। दोनों टीमों में ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछला मुकाबला भी आपने देखा था जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जीता था। हालांकि ऑन पेपर मुंबई इंडियंस की टीम भारी है, बट चेन्नई की टीम एक तो मुंबई को पिछला मैच हरा चुकी है और दूसरा उनके कुछ ऐसे इश्यूज नहीं है जो उनको बहुत ज़्यादा एड्रेस करने हैं। उनको केवल प्लेयर्स को मैनेज करने के और उनसे उनकी परफॉर्मेंस निकलवाने वाले इश्यूज हैं, और MS धोनी के आने के बाद वो बहुत हद तक एड्रेस हो सकते हैं कि ऑन फील्ड एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और जो इंस्टिंक्टिव कैप्टनसी MS धोनी की रहती है कि ऑन द फील्ड रहते हैं तो बहुत जल्दी वो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं, और उनके फील्ड पर होने से 5-10% का गेम में फ़र्क पड़ जाता है। तो उस हिसाब से मुकाबला तो बराबरी का है, बिल्कुल बराबरी का है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ऑन पेपर स्ट्रांग है और उनके प्लेयर्स चल गए तो मैच जीत सकते हैं। बट ये बात हम पूरे सीजन से कह रहे हैं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है सिवाय 2 मैचेस को छोड़ करके। हालांकि बल्लेबाज पिछले मैच में चले थे लेकिन फिर गेंदबाज नहीं चले। दोनों चीज़ें एक साथ अभी तक मुंबई इंडियंस के लिए आ नहीं पाई हैं। अब CSK की किस्मत MS धोनी विकेट के पीछे से क्या एक बार फिर से बदलेंगे? हालांकि कप्तान तो ऋतुराज गायकवाड़ ही रहेंगे। आप लोग बताइए MS धोनी के आने से इधर CSK की टीम पर क्या फर्क पड़ने वाला है? वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।